नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में ज्योग्राफी क्लास 6 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पहले अध्याय को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले के वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है। इस अध्याय का शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि इस अध्याय में हम लोग पृथ्वी के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़ेंगे, साथ ही टाइम जोन के विषय में भी पढ़ेंगे। पृथ्वी के आकार के विषय में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी पूरे तरीके से गोलाकार नहीं है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर यह थोड़ी सी चपटी हुई है, जबकि बीच में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन हुई। ग्लोब के विषय में बताया जा रहा है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का कह सकते हैं एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी को समझने के लिए हम लोग ग्लोब का उपयोग करते हैं। पृथ्वी के विषय में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई जा रही है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष पर। ठीक है, अक्ष आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में जो अक्ष आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ग्लोब में दिखाया जाता है, वैसा कोई अक्ष पृथ्वी में है नहीं। पृथ्वी बस उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, स्थिति कुछ ऐसी है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर पृथ्वी सीधी होती तो कुछ यूं जो है अक्ष कुछ यहाँ होता, लेकिन अक्ष ऐसे है, इसका मतलब है ये जो यहाँ का कोण है ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये जितनी रेखाएं हैं ये सभी लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार मान लिए हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा कुछ पृथ्वी पर है नहीं। ओके, आइए अब हम जो है आगे अक्षांश रेखाओं के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के तरफ पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसके ठीक बीचों बीच विषुवत वृत्त है, जो उत्तर की ओर एक जो है जगह को बांटती है, फिर नीचे दक्षिण की ओर दूसरे जगह को बांटती है। ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि विषुवत वृत्त के बाद हर 1 डिग्री पे एक जो है ऐसी ही रेखा खींचती चली जाती है, और ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक वैसे ही दक्षिणी जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी वैसे ही होता है। ये सभी रेखाएं समानांतर रेखाओं के रूप में या अक्षांश रेखा के रूप में जाने जाते हैं। अक्षांश रेखाओं की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सभी एक दूसरे के समानांतर होंगे। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ ये बढ़ेंगे, यानी कि इधर बढ़ेंगे, तो इनका आकार जो है छोटा होता जाएगा। ठीक है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे चूंकि ये होते हैं, तो यहाँ 0 डिग्री विषुवत वृत्त का माप होता है, और 90 डिग्री तक ये जाते हैं। 90 डिग्री उत्तर तक भी जाएंगे, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री दक्षिण तक जाएंगे। ठीक है, इनका काम होता है किसी जगह के सिचुएशन को, स्थिति को बताना। लेकिन किसी भी जगह के स्थिति के विषय में बताने के लिए जरूरी होता है कि उस जगह के साथ, उस स्थिति के साथ उत्तर या दक्षिण बताया जाए। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि मान लीजिए कोई जगह 20 डिग्री पर स्थित है, आप सीधे कहते हैं कि फलाना जगह 20 डिग्री पर स्थित है। 20 डिग्री तो उत्तर में भी है, 20 डिग्री यहाँ दक्षिण में भी है, तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ है या फिर यहाँ है। इसके लिए बताना पड़ता है कि फलाना जगह 20 डिग्री उत्तर में है, तब समझ में आता है कि इस रेखा पर कहीं ना कहीं है। ठीक है, चलिए, ये अक्षांश रेखाओं के विषय में कुछ बातें थी। अब हम लोग कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा मुख्य अक्षांश रेखा है। इसके अलावा हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा के विषय में पढ़ते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में जो है जो रेखा खींची गई है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक उसके विपरीत 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। अब जो है मुख्य रेखा में आता है 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसे उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक इसके विपरीत 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री पर आप जानते हैं ये उत्तर ध्रुव होता है, और 90 डिग्री उत्तर पर उत्तर ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण पर दक्षिण ध्रुव होता है। ये कुछ मुख्य रेखाएं थी। अब हम लोग थोड़ा ताप कटिबंध के विषय में पढ़ते हैं। 3 ताप कटिबंध मुख्यतः होता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, हल्का सा ग्रीन जो क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए किसी भी तरीके से रोटेट करे, सूर्य का प्रकाश हमेशा यहाँ पड़ता है। पूरे सालों भर यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ते रहता है। अतः यह जो क्षेत्र होगा यह हमेशा ही गर्म होगा, इसलिए इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक?
कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र। अब बात करते हैं 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र के विषय में। तो दक्षिण के क्षेत्र के विषय में बात करें तो इसको जो है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत उष्ण यानी कि यहाँ गर्मी भी होती है और थोड़ी ठंडी भी होती है। तो दक्षिण में यह स्थिति है, इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उत्तर में ठीक इसी स्थिति को, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर के बीच की स्थिति को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। दोनों का सिचुएशन सेम है, शीतोष्ण कटिबंध है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी लगा देंगे, दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी लगा लेंगे। अब जो है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से यहाँ तक, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से यहाँ तक, इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में हम इसे उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में हम इसे दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये जो है अपना कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ जो यहाँ आगे तक दिया गया है, मैंने वहीं पे चित्र के माध्यम से समझा दिया था आपको। अब हम लोग देशांतर रेखा के विषय में जानते हैं। इसके पहले जब हम अक्षांश को समझ रहे थे तो मैंने बताया था कि आप जब कहते हैं कि कोई जगह है 20 डिग्री पर अवस्थित है या 20 डिग्री उत्तर पर अवस्थित है, तो आपको पता नहीं चलता कि वो जगह यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि ये रेखा तो पृथ्वी पर बिल्कुल जो है चारों तरफ है। आप देखेंगे यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, 3D मॉडल नहीं है, पीछे की तरफ भी होगा। अब क्या होता है कि अगर कोई एक रेखा और आपको बता दिया जाए जो यहाँ क्रॉस करता हो, मान लीजिए कि बता दिया जाए कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और मान लीजिए बता दिया जाए 80 डिग्री देशांतर पे, ऐसी जो रेखाएं होती हैं उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं। तब क्या होगा, एग्जैक्ट जगह के विषय में पता चल जाएगा कि वह जगह कहाँ है। तो इससे पता चलता है कि देशांतर रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके मिलने के बाद क्या होता है, किसी जगह के विषय में हम लोग एग्जैक्ट जानकारी लगा पाते हैं उसके स्थिति के विषय में कि वो कहाँ है। एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं दक्षिण एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनके सही विषय में, इनके स्थिति के सही विषय में हम कैसे जान सकते हैं, जबकि इन दोनों के अलग अलग देशांतर के विषय में हमें जानकारी ना मिले। देखिए, ये जो रेखाएं बताई जा रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आइए आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच के दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, यानी कि ये वृत्त का निर्माण नहीं करती। ये जो एक देशांतर रेखा है अर्धवृत्त है। हम लोगों ने अक्षांश रेखा के विषय में पढ़ा था कि वो वृत्त होते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के विषय में अगली जानकारी है कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। कहने का मतलब देखिए, चित्र देख के आप समझ सकते हैं। देशांतर रेखाएं ऐसे हैं, ये सभी ध्रुवों पर जाके मिल जाती हैं, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी कहाँ होगी, विषुवत वृत्त पे, विषुवत रेखा पे। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे दोनों ध्रुवों की तरफ, इनके बीच की दूरी घटती जा रही है, घटती जा रही है, और ध्रुव पर आने के बीच इनके बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जा रही है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब एक बात आती थी कि जब हम लोग अक्षांश रेखा को पढ़ रहे थे तो विषुवत वृत्त को जो है मुख्य अक्षांश रेखा के रूप में हम लोगों ने जाना था, क्योंकि ये सबसे कह सकते हैं बड़ा वृत्त था पृथ्वी पे बीचों बीच। लेकिन याम्योत्तर रेखा में क्या है, देशांतर रेखा में क्या है कि सभी एक समान है, सभी की लंबाई एक समान ही है। अब किसको प्रमुख माना जाए, तो लोगों ने विचार करके क्या किया कि एक ग्रीनिच जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है जहाँ, उसको क्या किया कि मुख्य प्रमुख याम्योत्तर के रूप में माना और उसे 0 डिग्री माना गया। उसके पूरब और पश्चिम में फिर गणना की जाने लगी। जैसे पूरब में 1 2 3 4 5 6 करते करते पीछे तक 180 तक जाएगा, फिर पश्चिम में 1 2 3 4 5 6 करते करते फिर 180 तक आएगा। और ये जो 180 वाला जो रेखा होगा ठीक इसके पीछे, यह एक ही होगा, पश्चिम का भी और पूरब का भी, क्योंकि ये दोनों जाके 180 पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको जो है धुबरी के विषय में बताया जा रहा है कि असम में धुबरी जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इससे क्या हो रहा है कि हमें धुबरी के विषय में एग्जैक्ट जानकारी मिल रही है। अगर आपको सिर्फ बता दिया जाता कि धुबरी
20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो आप पता नहीं लगा पाते कि इस रेखा में ध्रुवरी है कहाँ, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, या सिर्फ बता दिया जाता कि ध्रुवरी 90 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री जो है याम्योत्तर पर है, तब आप पता नहीं लगा पाते कि 90 डिग्री याम्योत्तर मान लीजिए ये है तो यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। अगर आपको दोनों ही बताया जा रहा है कि 20 डिग्री अक्षांश पर है और 90 डिग्री देशांतर पर है, तो जो रेखा इसे काट रही है वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ध्रुवरी है। ऐसे ही किसी भी जगह के विषय में पता हमें चल जाता है। ग्रिड, यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए, ग्रिड का मतलब होता है जाल। जब याम्योत्तर और अक्षांश रेखा यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल पृथ्वी पर जो बुना हुआ है उसे हम लोग ग्रिड के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइम जोन का जो है चित्र दिया गया है कि ग्रीनिच टाइम से जो है किस देश का टाइम कितना आगे और कितना पीछे है। अब हम लोग देशांतर और समय के विषय में पढ़ते हैं, समय का जो है कैसे समय को मापा जाता है। बताया जा रहा है कि ग्रीनिच पर स्थित जो प्रमुख याम्योत्तर है, प्रमुख देशांतर रेखा है 0 डिग्री, उस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये हम सभी जानते हैं। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए यहाँ बात बताई जा रही है कि हम लोगों ने इसे मान लिया ये ग्रीनिच में है 0 डिग्री देशांतर। अब जो इसके पूर्व में जितने भी देश हैं इन सभी का समय क्या होगा, इससे आगे होगा, क्योंकि सूर्य पूरब से निकलती है, ऐसे सूर्य का प्रकाश ऐसे जाएगा तो पहले ही इन सब देशों में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर ग्रीनिच तक आएगा। अब ग्रीनिच के बाद जो है इन सब देशों में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, समय ग्रीनिच के टाइम से इधर के देशों में पहले होगा, इधर के देशों में बाद में होगा। अपना भारत जो है क्या है, पूर्व में ही स्थित है, ये 0 डिग्री है तो भारत यहाँ स्थित है, तो इससे जो है पीछे होगा। अब बात ये आती है कि कितना पीछे कितना आगे, यानी कि ग्रीनिच में मान लीजिए 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा ठीक उसी समय। ठीक है, इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितनी घूमती है, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री घूमने में उसे समय लगता है 24 घंटे। तो 1 घंटे में वह कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। वैसे ही 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। अब यहाँ हम लोगों को माप में पता है कि कौन सा देश किस देश से कितने डिग्री दूरी पर है। जैसे हम जानते हैं कि भारत और यहाँ जो ग्रीनिच है, भारत और जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसके बीच में 82.5 डिग्री का अंतर है। अब जब हम ये जान गए कि 1 डिग्री के घूमने में 4 मिनट लगता है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि 82.5 डिग्री का जो अंतर है तो कितना अंतर होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी देश ग्रीनिच से 5 डिग्री जो है पूर्व में स्थित होता, तो आप क्या कहते हैं, 5 चौका 20, यानी कि 20 मिनट के समय का अंतर होगा। यहाँ जो है 20 मिनट पहले ही सूर्योदय हो जाएगा, यहाँ 20 मिनट बाद होगा। वैसे ही अगर 82.5 डिग्री है तो 82.5 को 4 से गुना कर दीजिए, फिर आपको निकल के आएगा 5.5 घंटा। तो आप पता लगा लेते हैं कि ग्रीनिच से 5.5 घंटा पहले भारत में दिन हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि कोई देश अगर जो है 80 डिग्री देशांतर पे है, तो आप क्या पता लगा लेंगे, 80 को 4 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, फिर टाइम निकाल के बता दीजिए कि कितना घंटा पहले जो है इस देश में इस देश में सूर्योदय हो जाएगा। ठीक ऐसा ही मान लीजिए ये ग्रीनिच है, यहाँ पे कोई देश है 20 डिग्री, ग्रीनिच के 20 डिग्री जो है पश्चिम में बाद में, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश कब जाएगा, 20 चौका 80, 80 मिनट बाद जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट जो है लेट टाइम होगा वहाँ का। यही सिचुएशन है हर जगह। ठीक है, अब होता है कि प्रत्येक देश अपने लिए एक टाइम जोन फिक्स करता है। टाइम जोन फिक्स करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम जो है एक मानक समय माने। अगर हम रेलगाड़ियों की बात करें तो एक ही देश में, जैसे अपने देश का विस्तार देखिए, 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व है, लगभग जो है 30 के आसपास जो है अपने देश का है। तो 30 चौका 120, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाएगा अगर एक समय नहीं मानेंगे तो। ठीक जो है इस समय यहाँ जब सूर्योदय होता है तो इसके 2 घंटे बाद जो है यहाँ होता है। इसलिए देश में एक टाइम जोन बना दिया जाता है। मान लीजिए रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो बीच में समय ना बदल जाए। ठीक है, और ये मानक समय कैसे बनाया जाता है, देश के ठीक बीचों बीच, यानी कि अगर 30 डिग्री का अंतर है तो ठीक बीचों बीच 15 डिग्री का समय निकाला जाएगा, ताकि ना कि ज़्यादा
इधर समय का अंतर दिखे, ना ही ज़्यादा इधर समय का अंतर दिखे। ऐसे अपने देश में 82.5 डिग्री जो है सबसे मानक जो है याम्योत्तर माना गया है, क्योंकि यह अपने देश के ठीक बीचों बीच में पड़ता है। अगर 82.5 डिग्री को मानकर मानक समय बनाया जाता है तो देश के प्रत्येक हिस्से में समय लगभग बराबर दिखेगा। ठीक है, 82.5 डिग्री अगर हम मानक याम्योत्तर मानते हैं अपने देश के लिए, तो 82.5 में जब आप 4 से गुना करते हैं तो आप पाते हैं कि 5.5 घंटा पहले समय होता है ग्रीनिच से हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए यही बात यहाँ बताई। एक और फैक्ट यहाँ बताया जा रहा है, जैसे किसी किसी देश का जो है देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास था। वहीं रूस का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, वहाँ एक टाइम जोन रखना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए किसी किसी देश में अलग अलग जो है मानक भी रखे जाते हैं, एक से अधिक टाइम जोन रखे जाते हैं। रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर को थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? आप जानते हैं पृथ्वी का सही आकार क्या है। बीच में उभरा हुआ है और दोनों तरफ उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा है। पूछ रहा है ग्लोब क्या है, तो ग्लोब को आप पृथ्वी का एक जो है वास्तविक प्रतिरूप कह सकते हैं, छोटे रूप में। बता रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आप इनके जो है मान भी बता सकते हैं कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक, तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक, तो दोनों ही गोलार्धों में आप बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच। फिर शीत कटिबंध को बताना हो तो आप बता सकते हैं कि 66.5 से 90 डिग्री के बीच, दोनों ही गोलार्धों में। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था ऐसे। चलिए अगला है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो आप इसे बता सकते हैं कि अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी। वैसे ही देशांतर रेखा पृथ्वी को जो है पूर्वी और पश्चिमी जो है गोलार्धों में बांटता है। इसके अलावा जो है आप इन दोनों को कोरिलेट करके भी बता सकते हैं कि इन दोनों के आपस में मिलने से किसी जगह के जो है वास्तविक स्थिति के विषय में हमें पता चलता है। अगला है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? हाँ, तो उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण का, यह ऐसे सिचुएशन में है कि सूर्य का प्रकाश हमेशा यहाँ पड़ते रहता है। ठीक है, पृथ्वी किसी भी तरीके से रोटेट करे, सूर्य का प्रकाश भले यहाँ कभी नहीं पड़ेगा, कभी यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ किसी न किसी मात्रा में सालों भर पड़ते रहता है। इसलिए ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा इस क्षेत्र को प्राप्त होता है। बता रहा है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि लंदन का जो टाइम है, ग्रीनिच का जो टाइम है, उससे 82.5 डिग्री होने के कारण जब 82.5 से हम लोग 4 में गुना करते हैं तो क्या होता है कि 5.5 घंटे का टाइम निकल के आता है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि 1 मिनट में जो है 1 डिग्री जो है दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। और हमारे लंदन और भारत के बीच की दूरी है 82.5 डिग्री। तो 82.5 से आप गुना कर दीजिए 4 में, तो पता चल जाएगा कितना मिनट लग रहा है। तो उस मिनट को घंटे में बदल लीजिए, आप पाएंगे कि 5.5 घंटा टाइम लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? हम सभी ने देखा प्रमुख याम्योत्तर को 0 डिग्री माना गया है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाएगा। लोगों ने देखा ऐसे ऐसे, यहाँ जो है शीत कटिबंध ये है तो ध्रुवों के नज़दीक होगा। देशांतरों की कुल संख्या है, तो देशांतरों की कुल संख्या होगी 307, क्योंकि हम लोगों ने देखा ये 0 डिग्री था, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री था। 1 2 3 4 5 6 करते 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 180, फिर इधर से भी 180, तो 180 180 360, और अंतिम जो 180 डिग्री है पूरब और पश्चिम दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ होगा? नाम से ये दक्षिण ध्रुव दिया है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है? तो अक्षांश और देशांतरों का जाल है। अब खाली जगह को भर लेते हैं। कह रहा है कि मकर रेखा स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तर पर कर्क रेखा है। भारत का मानक याम्योत्तर तो 82.5 डिग्री को माना गया है, हम लोगों ने देखा है इस चीज़ को। कहा जा रहा है कि 0 डिग्री याम्योत्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती है, तो हम लोगों ने देखा था कि देशांतर रेखाएं जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? घटते जाती है, घटते जाती है।
सबसे ज़्यादा इनके बीच में दूरी कब होता है? विषुवत वृत्त पे। विषुवत वृत्त पे जब ये रहते हैं तो इनके बीच सबसे ज़्यादा दूरी होता है। फिर ऊपर इधर या इधर जाते पे क्या होता है, इनके बीच की दूरी घटने लगती है और ध्रुवों पे जाकर इनके बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये सभी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अगला है उत्तर ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है? तो उत्तर ध्रुव वृत्त नाम से ही ये उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी गोलार्ध। ये था अपना दूसरा अध्याय। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे अध्याय को समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एक दूसरे का शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।